बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का बेटे नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है आज, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सेलुलर रिस्पायरेशन। बेटे सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हमारी जो फूड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि हमारी खुराक के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको हम तोड़ते हैं और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। इसे सेलुलर रिस्पायरेशन कहा जाता है। जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन जो है इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक जैसे ग्लूकोज उसको तोड़ा जाएगा और यूजेबल एनर्जी जो है उसे निकाला जाएगा। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने इक्वेशन दिखा रहा हूँ। बेटे ये देखें, यहाँ पे 6 कार्बन है, C6H12O6 जैसे ग्लूकोज है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ एनर्जी के अंदर। तो आप लोग जो है ये एनर्जी यहाँ पे बेटे क्योंकि स्टोर होती है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो ग्लूकोज के होते हैं उनके अंदर, तो उस एनर्जी को हम लोग जो है वो तोड़ते हैं और फिर यूज़ करते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो स्टोर एनर्जी वाइल देयर इज़ सम लेस एनर्जी इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द रीज़न ये है इज़ डैट देयर आर मैनी CH बॉन्ड्स इन ग्लूकोज, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। बट इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, इनके अंदर कोई ऐसी बॉन्डिंग हमें नज़र नहीं आती। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो हम लोग ग्लूकोज से ब्रेक डाउन करते हैं। इसी तरीके से साइड पे एक येलो बॉक्स होगा, उसको देखते हैं। इसकी जो टर्म है वो क्या है? ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। पेपर में डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग, या डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। तो बेटा एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालना जो है वो क्या कहलाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहलाता है। सेलुलर रिस्पायरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें एनर्जी जो है वो निकलती है स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से इनटू सेल्स के अंदर, जो भी मैं आपको बता के हटाऊँ। द बेसिक इवेंट्स जो हैं वो सेलुलर रिस्पायरेशन के जो सेल्स के हैं वो मच सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं। आलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूज़ ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि आपको पता है हम लोग भी जो है वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी में भी जो ग्लूकोज टूटता है तो उससे हमें पता है जी ATP खारिज होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि जब ग्लाइकोलाइसिस में आपको पढ़ाऊंगा तो देखते हैं जी कैसे ATPs जो हैं वो आपकी बॉडी को इससे मिलते हैं। तो देर इज़, तो कह लो कि ये एक रिस्पायरेटरी फ्यूल के तौर पर जो है वो ग्लूकोज काम करता है। इसके सेलुलर रिस्पायरेशन के बेटे 2 मेन स्टेप्स हैं। जैसे एनएरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें फर्मेंटेशन टेक प्लेस होती है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन से मुराद ये कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होगी, और एक है जी एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 टाइप्स आ गई सेलुलर रिस्पायरेशन की, एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। तो नेक्स्ट एक्चुअली हम लोग जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटे ज़रा उसकी तरफ जाइएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो क्या है? एनारोबिक रिस्पायरेशन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर और बहुत सारे हायर प्लांट्स के अंदर जो है वो होती है। एनारोबिक रिस्पायरेशन जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके मसल सेल्स के अंदर होती है जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें ग्लूकोज मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज नहीं होता। याद रखिएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो किस किस के अंदर होती है? बेटे एक तो ये कह लो कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा, और कुछ हायर प्लांट्स के अंदर ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह के अंदर ये हो सकती है, यीस्ट वगैरह के सेल्स जो हैं वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है। और उसके अलावा ये हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो आपके मसल सेल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंट जो है वो बनता है, उसको हम देखते हैं आगे, वहाँ पे होती है। और इसी तरीके से इस तरह की जो रिस्पायरेशन है उसमें ग्लूकोज मुकम्मल ब्रेक डाउन नहीं होता। दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस तरह के जो रिस्पायरेशन है उसमें एनर्जी जो है वो हमें बहुत कम मिलती है ग्लूकोज से। और एज आ रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज जो है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल जो है वो देता है। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 2% एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है।
एनर्जी इन द 2 ATP इक्विवेलेंट टू 2 ATP के अंदर बेटे जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली 14.6 किलो कैलोरीज होती है। ये MCQs याद रखिएगा कि 2 ATP के मालिक्यूल अगर हमारे पास हों तो उनके अंदर 14.6 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। और जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसके दौरान ग्लूकोज से हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती, सिर्फ 2 ATP के मालिक्यूल मिलते हैं एक ग्लूकोज के मालिक्यूल के टूटने से। एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है इसमें ग्लाइकोलाइसिस फॉलोड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड बाय NADH बाय ऑफ टू ईदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट मे बी आल्सो क्लासिफाइड इनटू एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है उसमें ग्लाइकोलाइसिस जो है उसमें रिडक्शन होती है पायरुविक एसिड की, वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे NADH जो है वो लैक्टिक एसिड और अल्कोहल वगैरह बना रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बट जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है बहुत ही प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोट सेल थे जैसे बैक्टीरिया हैं और कुछ यूकैरियोटिक सेल जैसे कि यीस्ट, क्योंकि यीस्ट एक फंजाई है और फंगस यूकैरियोट्स होते हैं, तो इनमें जो अल्कोहल है इस फर्दर ब्रोकन डाउन, जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर ब्रोकन डाउन होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। जैसे देखें अल्कोहल जो था, जो आपके पास पायरुविक एसिड था, ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि बेटा ये जो पायरुविक एसिड है ये कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं। इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं जिसमें अल्कोहल जो है वो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है जी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेटा इसमें पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल्स के अंदर, 2 लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड को हम लोग इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और जो अपना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं रीड कर रहा हूँ इसको देखिएगा। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। द फॉर्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर इन द मसल सेल, जो हमारे मसल सेल्स के अंदर एनिमल्स में जो है जैसे हम लोगों में बनती है। इट हैपन ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, बट जब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल तक इनफ ऑक्सीजन जो है वो नहीं पहुंच पाती, जैसा कि हम जानते हैं व्हेन ऑक्सीजन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल एज रैपिडली एज इट इज़ नीडेड, क्योंकि उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं पहुंच रही होती। तो उस वक्त जो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज टूटता है वो कन्वर्ट होता है जी हमें पता पायरुविक एसिड में। अब वहाँ पे ATP तो जो है वो कह लो कि कन्वर्जन तो नहीं कह लो हो रही, लेकिन वहाँ पे पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। बहुत सारे बैक्टीरिया इस लैक्टिक एसिड से एनर्जी जो है वो आगे यूज़ करते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोसेस हो सकता है। जैसे देखिएगा नीचे एक उन्होंने स्केच के ज़रिए समझाने की कोशिश की हुई है, बट सबसे पहले हमारे पास ये एक ग्लूकोज अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल है और 6 कार्बन वाला है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस मीन के उसमें से ग्लूकोज के मालिक्यूल टूटेंगे तो पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल बनेंगे। बेटे याद रखिएगा एक ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल्स बनते हैं और 2 ATP यहाँ पे जो है हमारे पास बनते हैं। तो ग्लूकोज का मालिक्यूल टूट रहा है, यहाँ पे 2 ADP कन्वर्ट हो रहे हैं, ATP के अंदर फास्फेट का मालिक्यूल ऐड हो रहा है और NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH के अंदर। लाइक यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हुई है और ग्लूकोज की डिटेल्ड हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ग्लूकोज जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो गया जी 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल के अंदर, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड अलहदा हो चुके हैं हमारे पास। और यहाँ पे पायरुविक एसिड हमें पता है, जैसे अभी हम ऊपर पढ़ के हटे हैं कि पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होगा उसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर जो है फर्मेंटेशन होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल कन्वर्ट हो गए 2 एथेनॉल के मालिक्यूल के अंदर, क्योंकि पायरुविक एसिड बेटा 3 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसमें से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं तो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड रह जाता है जिसे इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। इस दौरान 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं और यहाँ पे NADH जो है वो मिलके 2H के साथ बेटा हमारे पास जो है वो बना देता है 2NAD। उसके बाद बेटे नीचे आ जाएं तो हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला एक बेटा हमारे पास जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है और इसमें जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल के अंदर। ये भी हमें ऊपर आपको बता के हटाऊँ। यहाँ पे दो पायरुविक एसिड के मालिक्यूल हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगी है तो इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन 2NADH जो है प्लस 2H के साथ मिलके ये आपके पास NAD के अंदर कन्वर्ट होंगे और इस दौरान जो है 2 लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती तो 3 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड है वो 3 कार्बन वाले ही लैक्टिक एसिड के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। बेटा, जब ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल में कन्वर्ट होता है। अगर वो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाए एथानॉल के अंदर, इथाइल अल्कोहल बना दे, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। और अगर वही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर तो इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। सिर्फ ये याद रखिएगा। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है उसमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल साथ रिलीज़ होते हैं और ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर हो रहा होता है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास आगे आ जाती है एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि हम लोग अभी देखने वाले हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन वो है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। कंप्लीट ब्रेक डाउन करना है बेटे हमने ग्लूकोज को इनटू एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि ग्लूकोज की मुकम्मल ऑक्सीडेशन जब होती है हमारे पास, मतलब कि उसमें हम लोगों ने जो है वो ग्लूकोज को तोड़ना है, फॉर एग्जांपल उसमें ग्लूकोज को तोड़ेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे पायरुविक एसिड के अंदर, जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल द एनर्जी स्टोर इन द। जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ग्लूकोज के, उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम लोग तोड़ देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर। सेलुलर रिस्पायरेशन के स्टेप्स बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा। सेलुलर रिस्पायरेशन के कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस है एक, और इसमें 4 स्टेप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें बेटे हम लोगों ने क्या करना है कि ग्लूकोज को तोड़ के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर लेके जाना है। उसके बाद उसी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन करनी है और उसको फिर लेके जाना है हम लोगों ने बेटा क्रेब्स साइकिल के अंदर, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियोस्मोसिस के अंदर हम लोग लेके जाएंगे। येलो बॉक्स देखिएगा पहले हम लोग, फिर नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन लाइफ इवॉल्व्ड ऑन प्लैनेट्स अर्थ फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट अवेलेबल। जब दुनिया बनाई गई थी तो उस वक्त ये ज़मीन के ऊपर फ्री ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ओनली एन एरोबिक रिस्पायरेशन वाज पॉसिबल। उस वक्त सिर्फ एन एरोबिक रिस्पायरेशन होती थी जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर ही काम हो रहा था। बट विद द एवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ, जैसे जैसे बेटा एवोल्यूशन हुई फोटोसिंथेसिस की, तो दुनिया में ऑक्सीजन का प्रेजेंस जो है वो आना शुरू हुआ। द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन मेड एवोल्यूशन ऑफ एन एरोबिक रिस्पायरेशन पॉसिबल। जैसे ही दुनिया पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और ऑक्सीजन आने लगी तो उसके बाद आके एरोबिक रिस्पायरेशन को जो है वो देखा गया और एरोबिक रिस्पायरेशन पॉसिबल हो सकी। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है बेटा, एमसीक्यूज याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोसोल अक्कर इन द साइटोसोल एंड ऑक्सीजन इज नॉट एसेंशियल फॉर दिस स्टेज। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि ये एक एरोबिक रिस्पायरेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमें ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। अदर 3 स्टेजेस अक्कर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल। पहली जो स्टेज है जो ग्लाइकोलाइसिस है वो बेटा साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में होगी सेल के। और जो बाकी की 3 स्टेजेस हैं, जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब्स साइकिल है और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। नीचे एक छोटी सी डायग्राम में इसको ओवरव्यू करेंगे। देखिए ग्लूकोज है, उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP बनेंगे तो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। उस पायरुविक एसिड की जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होगी तो वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन से वो एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा, ये पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन होती है, फिर वो क्रेब्स साइकिल में जाता है, ATP को प्रोड्यूस करता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है जिससे वो 32 ATPs को प्रोड्यूस करता है। तो ये ATP कैलकुलेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।